जरा सोचो, वो जनरेशन जिसके बारे में कहा जाता है ये जनरेशन कुछ नहीं कर पाएगी, वही जनरेशन यानी जेन ज़ी ने नेपाल में गवर्नमेंट को रिजाइन करने पर मजबूर कर दिया। बस एक छोटी सी अनाउंसमेंट और पूरी कौम सड़कों पर निकल आती है। ये वो जनरेशन है जो सोशल मीडिया से जुड़ी हर बात को समझता है और आवाज बुलंद करने का जज्बा रखता है। काठमांडू की गलियों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आग फैलती है और सिर्फ एक नारा गूंजता है, ओली रिजाइन। सवाल ये है, कैसे एक सोशल मीडिया बहन ने नेपाल के वजीर आजम की कुर्सी हिला दी। सितंबर 2025 में नेपाल एक बड़ी सियासी तूफान का मरकज बन गया। 4 सितंबर 2025 को नेपाल सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर बैन लगा दिया, जो ये सब प्रोटेस्ट का ट्रिगर बना। काठमांडू की गलियों से लेकर दूसरे शहरों तक लोग सरकार के खिलाफ निकल आए। सबसे पहले ये प्रोटेस्ट शांत था, बैनर्स, नारे और पीसफुल रैलीज, लेकिन धीरे धीरे हालात बदलते गए। प्रोटेस्टर ने रोड ब्लॉक किए, गवर्नमेंट ऑफिस के सामने धरने दिए और फिर गुस्सा इतना बढ़ गया कि मिनिस्टर्स के घरों को घेराव होने लगा। जहाँ एक वजीर को लोगों ने उसी के घर से निकाल कर जलील किया। और यही नहीं, एक्स प्राइम मिनिस्टर के घर पर जब आग लगाई गई तब उसकी वाइफ भी अनफॉर्चुनेटली मर गई। वीडियोस वायरल हुई और अवाम का पैगाम सीधा था, अगर तुम हमारे लिए नहीं तो हम तुम्हें इसी कुर्सी पर नहीं छोड़ेंगे। ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं था, ये एक पूरी हुकूमत के लिए सर्वाइवल का सवाल बन गया। ये प्रोटेस्ट सिर्फ बैन की वजह से नहीं बल्कि सालों का जमा हुआ गुस्सा था। करप्शन और नेपोटिज्म, यूनिवर्सिटीज और जॉब्स में अनफेयर सिस्टम, नेपो किड्स का नारा, अवाम का सबसे बड़ा गुस्सा इसी पर ही था। नेपाल में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 20% से ज्यादा है और इकोनॉमी की कंडीशन की वजह से नए जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज की कमी ने जवान नस्ल को और मजीद परेशान कर दिया था। महंगाई बढ़ रही थी, जॉब्स घट रही थी, मिडिल क्लास और गरीब दोनों दब गए थे। नेपाल की 60% पॉपुलेशन यूथ थे, उनके लिए सोशल मीडिया सिर्फ टाइम पास नहीं था, आवाज उठाने का जरिया था। बैन उनके लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच पर सीधा अटैक था। नेपाल के प्रोटेस्ट के सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इसमें सिर्फ एक ग्रुप नहीं था, ये एक कलेक्टिव आवाज थी जो हर तरफ से उठ रही थी। सबसे पहले रैलीज स्टूडेंट ने निकाली। यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के स्टूडेंट सरकार के खिलाफ पोस्टर्स लेकर सड़कों पर आए। उनका पैगाम सीधा था, हम फ्यूचर चाहते हैं, झूठे वादे नहीं। इस यूथ मूवमेंट का एक पहलू ये भी था कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी या लीडर स्पेसिफिक नहीं था, बल्कि आम आवाम था। स्टूडेंट्स, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ और वर्कर्स का कलेक्टिव जज्बा था। प्रोटेस्ट में असल लू आम घर का बंदा था। घरों के सामने जब गैस सिलेंडर्स और राशन की शॉर्टेज हुई तो लोगों ने सरकार को जिम्मेदार ठहराया। अपोजिशन ने भी इस मूवमेंट को सपोर्ट किया। पॉलिटिकल लीडर्स बस पीछे सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन रोड पर जो था वो आम इंसान था। नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया ने हर तस्वीर दुनिया तक पहुंचाई। वायरल वीडियोस और हेडलाइन ने प्रोटेस्ट का असर मल्टीप्लाई कर दिया। एक जर्नलिस्ट ने लिखा, यह सिर्फ इकोनॉमिक प्रोटेस्ट नहीं था, अवाम का टश का टूटना है। सब कुछ एक सिंपल मार्च से शुरू हुआ था। 8 सितंबर को तकरीबन मेठीगर मंडाला में शुरू हुई, जहां पीसफुल रैलीज थी, लेकिन जल्दी ही मुख्तलिफ जगहों पर पुलिस और आर्मी के साथ टकराव हो गई। जब हुकूमत ने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक बैन किया, अवाम का गुस्सा फट गया। यूथ ने कहा, ये हमारी आवाज बंद करने की कोशिश है। बस सरकार ने जो आग जलाई थी उस पर अवाम ने तेल डाल दिया। काठमांडू की सड़कें भर गई, अवाम पार्लियामेंट की तरफ मार्च कर रही थी। पुलिस ने पानी के कैनन, टीयर गैस और रबर बुलेट चलाई, लेकिन लोग रुके नहीं। उन्होंने पार्लियामेंट की दीवार फाड़ कर अंदर घुसना शुरू किया। रात तक स्टडी कंट्रोल से बाहर थी। प्रोटेस्टर ने पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और पॉलिटिशियंस के घर पर आग लगा दी। काठमांडू पोस्ट का ऑफिस जला दिया गया। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद करना पड़ा, जहां सरकारी बिल्डिंग का धुआं आसमान को छू रहा था। रिपोर्टर्स ने कंफर्म किया कि पुलिस ने लाइव गोलियां चलाई। सिर्फ 2 दिनों में 22 से ज्यादा लोग मर गए, 400 से ज्यादा हॉस्पिटल पहुंच गए। एक स्टूडेंट ने मीडिया को कहा, हम पीसफुल थे, उन्होंने हमें गोलियों से जवाब दिया। सबसे पहले होम मिनिस्टर ने रिजाइन किया, उसके बाद एग्रीकल्चर, हेल्थ और दूसरे मिनिस्टर्स एक एक करके छोड़ गए। प्राइम मिनिस्टर के.पी. शर्मा ओली ने 9 सितंबर को रिजाइन कर दिया, जिसके बाद नेपाल में सियासी वैक्यूम पैदा हो गया। मिलिट्री ने इमरजेंसी पेट्रोल शुरू की। आर्मी चीफ ने अवाम को शांति का पैगाम दिया। यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने डिमांड रखी कि इंटर्न गवर्नमेंट बनेगी जिसमें उनकी आवाज होगी। ये प्रोटेस्ट एक सिंबल बन गया कि एक पूरी जनरेशन करप्शन और नेपोटिज्म बर्दाश्त नहीं करेगी। स्कूल स्टूडेंट, कॉलेज यूथ और वर्कर सब ने एक आवाज बनकर सरकार हिला दी। पीएम ओली के रिजाइन के बाद नेपाल की पॉलिटिक्स एक बार फिर अनसर्टेन फ्यूचर में घुस गई। एक तरफ अवाम की डिमांड है कि करप्शन खत्म हो, दूसरी तरफ कोई क्लियर लीडर नहीं। मिलिट्री और प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइजर अब डिसाइड करेंगे कि अगला कदम क्या होगा। यूथ का एक्सपेक्टेशन है कि अब सिस्टम बदलेगा, अगर ना हुआ तो नए प्रोटेस्ट फिर से उठेंगे। रीजनल पावर जैसे इंडिया, चाइना और पाकिस्तान ने इस हालत के बारे में नोट से देखना शुरू कर दिया है, क्योंकि नेपाल की स्टेबिलिटी इनकी अपनी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में शामिल है। नेपाल के लिए ये एक टर्निंग पॉइंट है। सवाल ये है, क्या ये कुर्बानी एक नए नेपाल की शुरुआत बनेगी या फिर ये भी सिर्फ एक अधूरी कहानी बनकर रह जाएगी। तो मिलते हैं ऐसी शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।